मैं तारक रोड पर एक दोस्त से मिलने गया। अभी मैं उसकी दुकान की तरफ बढ़ ही रहा था कि पीछे से आवाज आई, बाबूजी अल्लाह के नाम पर 1 रुपया दे दें, मेरे बच्चे कल से भूखे हैं। ये आवाज सुनकर मैं चौंक उठा। मेरे बढ़ते कदम रुक गए क्योंकि आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। मैंने बेख्तियार पीछे मुड़कर देखा। मेरे सामने एक 20-25 साल का नौजवान खड़ा था। शेव काफी हद तक बड़ी हुई थी, लिबास मैला कुचैला और जगह जगह से फटा हुआ था। उसके इस फकीरी हुलिये के बावजूद मैंने उसे पहली नजर में ही पहचान लिया। ये मेरा दोस्त शहजाद था। वो मेरे सामने हाथ फैलाए भीख का मुंतजिर था, मगर उसकी हालत देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। फिर मैंने लपक कर उसे सीने से लगा लिया और पूछा, मेरे भाई शहजाद, मेरे दोस्त, तुम इस हाल में कैसे पहुंच गए? वो एक लम्हे के लिए हैरान हुआ। एक मैले कुचैले फकीर को गले लगाते देखकर कई राहगीरों ने हैरत और नफरत की मिली जुली नजरों से मेरी तरफ देखा, मगर मुझे किसी की परवाह न थी। अपने करीबी दोस्त को इस हाल में देखकर मेरे दिल में आग लग गई थी। शहजाद खान भी मुझे पहचान चुका था और मेरे गले लगकर बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहा था। मैं उसे साथ लेकर एक करीबी रेस्टोरेंट में चला गया और एक कोने में एक खाली मेज देकर उसे बिठाया। उसके लिए चाय मंगवाई और फिर उससे पूछा, अब बताओ तुम इस हाल में कैसे पहुंचे? वो चंद लम्हे खामोश मुझे घूरता रहा। उसकी आंखों से आंसू जारी थे। फिर अपने होशो हवास मुजतमा करके उसने अपनी कहानी कुछ इस तरह सुनानी शुरू की। तुम तो जानते हो कि मैं अपनी बीवी के जेवरात और घर की कीमती चीजें बेचकर मिस्र चला गया था। बस वहीं से मेरी बर्बादी की दास्तान शुरू हुई। यह कहकर उसने चाय के आखिरी घूंट अपने मेदे में उंडेले, कप एक तरफ रखा, गला खनकार कर साफ किया और यूं गोया हुआ। कई रोज की भाग दौड़ के बाद आखिरकार मुझे एक डच कंपनी में नौकरी मिल ही गई। ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी जिसका नाम फ्रेजा था। काहिरा में मौजूद मेरे एक दोस्त प्रोफेसर अब्दुल वहाब शहाबी ने इस सिलसिले में मेरी बड़ी मदद की थी। बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि ये नौकरी मुझे उन्हीं की वजह से मिली थी। वैसे तो प्रोफेसर साहब भी मेरी तरह कराची के रहने वाले थे, मगर वो काफी अरसे से मिस्र के महकमा आसारे कदीमा में एक मुमताज ओहदे पर फायज थे और उसी के ताल्लुकात की बिना पर मुझे फ्रेजा में नौकरी मिली थी। कंपनी के कानून के मुताबिक किसी भी गैर मुल्की को कंपनी में आला ओहदे पर फायज नहीं किया जा सकता, इसलिए मेरी तकर्रुरी लेबर स्टाफ में की गई थी। मगर आला तालीम याफ्ता होने की वजह से प्रोफेसर अब्दुल वहाब के ताल्लुकात की बिना पर कंपनी के डायरेक्टर हेरल्ड साहब ने मुझे लेबर स्टाफ पर सुपरवाइजर लगा दिया। कंपनी का काम कदीम तरीन फिरौने मिस्र के अहरामों की खुदाई और उनकी मुरम्मत करना था। कंपनी मिस्र हुकूमत से माहिदे के मुताबिक वहां से मिलने वाले नवादरात और दूसरी बेशकीमत अशिया को काहिरा म्यूजियम में देने की पाबंद थी। मेरा काम खुदाई के दौरान मजदूरों की निगरानी और वहां से मिलने वाले नवादरात को कब्जे में लेकर हेराल्ड साहब के पास जमा कराना था। उन अशिया को हेराल्ड साहब ही काहिरा म्यूजियम में जमा कराते थे। ये बात मुझे चंद दिन बाद ही पता चल गई थी कि खास नवादरात कंपनी स्मगल करके दूसरे मुल्कों में फरोख्त कर देती है, लेकिन ये उनका जाती मामला था, मुझे उससे क्या लेना देना था, इसीलिए मैं चुप था। वैसे भी हेराल्ड साहब मुझ पर काफी मेहरबान थे। वो मेरा खास ख्याल रखते थे और मुझे उनसे कोई शिकायत न थी। वो मुझ पर अंधा एतमाद करते थे। खुदाई के दौरान मिलने वाली बेशकीमत अशिया को देखकर कई बार मेरे दिल में बेईमानी आई कि इन अशिया में से एक आध मैं भी रख लूं, मगर मेरा ज़मीर मुझे इस बात की इजाज़त न देता था। कंपनी के कवानीन के मुताबिक काम के बाद खैमों में जाने से पहले तमाम लेबर स्टाफ की अच्छी तरह तलाशी ली जाती थी। तलाशी लेने वाले उनके अपने आदमी थे, मगर हेराल्ड साहब का मंजूर नज़र होने के नाते से मेरी तलाशी की कभी ज़रूरत ही महसूस न की गई। इसीलिए किसी चीज़ का वहाँ से ले आना मेरे लिए कोई मुश्किल काम न था। काम के दौरान साइट पर और खैमों तक आने जाने के लिए मुझे एक जीप दी गई थी जो हर वक्त मेरे इस्तेमाल में रहती थी। खैमे साइट से काफ़ी दूर पक्की सड़क के करीब लगाए गए थे, क्योंकि मकामी लेबर आधी रात के वक्त उन अहरामों के करीब जाने से भी डरती थी। वो दिन में तपती रेत पर खैमे लगाकर शदीद गर्मी में तो खुदाई कर लेते थे, मगर अंधेरा फैलने से पहले पहले काम छोड़ देते थे और अपने अपने खैमों में वापस आ जाते थे। हमारा क़याम वहाँ पक्की सड़क पर अल खिरमान के मकाम पर था, जहाँ से ये सीधी सड़क काहिरा को जाती है। मैं कभी कभी अब्दुल वहाब शहाबी साहब से मिलने काहिरा भी जाता। उस वक्त भी जीप मेरे इस्तेमाल में होती थी। एक दिन मैं खुदाई से बरामद होने वाली अशिया
जीभ में रखवा रहा था कि अचानक मेरी नजर एक छोटे से स्याह बुत पर पड़ी। यह तकरीबन 5 इंच का था और उसके माथे में एक बेशकीमती हीरा चढ़ा हुआ था। बुत जमीन में दबे रहने की वजह से स्याह हो चुका था और उसके हीरे के ऊपर चढ़े शीशे पर भी मिट्टी जमी हुई थी। मगर मेरी तजुर्बाकार निगाहें जान चुकी थी कि इस हीरे की कीमत कम से कम 40-50 लाख रुपए है। हीरों की पहचान मुझे मिस्टर हेरल्ड के साथ रह रहकर हो गई थी, क्योंकि मैं रोज ही अनवाउ इकसाम के हीरे जवाहरात हेराल्ड साहब को जमा कराता था और उनके मुतालिक पूछता रहता था। हेरल्ड साहब इस बारे में तफसीली मालूमात रखते थे। सच्ची बात तो यह है कि वो शख्स चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया था। कई कदीम अलूम और जुबानें जानता था। उस छोटे से बुत के माथे में जड़े हुए हीरे को देखकर मेरी नीयत बदल गई। मैंने दिल में सोचा, मियां शहजाद खान, अगर तुम इस हीरे को छुपा लो तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और सारी जिंदगी आराम से कटेगी। फिर दिमाग में यह ख्याल आया कि अगर हेराल्ड साहब को यह पता चल गया तो बनी बनाई इज्जत खाक में मिल जाएगी। दिलो दिमाग की इस कशमकश में शैतान ने मेरी आंखों पर लालच के पर्दे डाल दिए और आखिरकार मैंने दिल का कहा मानकर उस बुत को अपनी जेब में डाल लिया। उसी रोज मैंने तमाम अशिया हेराल्ड साहब को जमा करा के प्रोफेसर अब्दुल वहाब शाबी से मिलने के बहाने कहरा आ गया और उस बुत को अपने सामान में छुपा दिया। मेरा सामान प्रोफेसर साहब के घर के एक कमरे में रखा हुआ था। यह कमरा प्रोफेसर साहब ने मुझे रिहाइश के लिए दे रखा था। जब भी मैं उनसे मिलने आता उसी कमरे में सोता था। उसी शाम मैंने प्रोफेसर अब्दुल वहाब शाबी साहब से बात की कि मेरी बीवी बहुत बीमार है, कई खतूत आ चुके हैं, आप हेराल्ड साहब से कहकर 2 हफ्ते की छुट्टी दिला दें ताकि मैं अपने घर से हो आऊं। हेराल्ड साहब की इजाज़त के बगैर मैं पाकिस्तान नहीं आ सकता था, क्योंकि मेरा पासपोर्ट और दूसरे कागजात हेराल्ड साहब के पास जमा थे। किस्सा मुख्तसर, प्रोफेसर साहब की मेहरबानी से मैं 2 हफ्ते की छुट्टी लेकर पाकिस्तान आ गया। इस बुत को मैं किस तरह साथ लाया, ये एक अलग दास्तान है। मेरे घर पहुंचते ही मेरी बीवी और बेटी बहुत खुश हुई। फिर जब वो सो गई तो मैं बुत लेकर गुस्ल खाने में चला गया। जब मैंने उस बुत को साफ किया तो मुझे पता चला कि वो बुत भी सोने का बना हुआ है। खुशी के मारे मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मैंने बड़ी एहतियात के साथ उसके माथे में जड़े हीरे को अलग किया और एक प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर जेब में डाल लिया ताकि सुबह उन दोनों को फरोख्त कर सकूं। अगले दिन सुबह मैंने सराफा बाजार से एक कीमती डिबिया खरीदी और उसमें वो हीरा रखकर कराची के मशहूर जौहरी इस्लामुद्दीन शमसी साहब की दुकान पर जा पहुंचा। उनसे मेरी काफी अरसे की जान पहचान थी। मैंने उनसे कहा कि यह हमारा खानदानी हीरा है, हमारे खानदान में न जाने कितनी पुश्तों से चला रहा है, मगर अब मेरा इरादा है कि इसे बेचकर कारोबार करूं। शमसी साहब ने हीरे को अच्छी तरह परख कर कहा, शहजाद बेटे, मैं इसके तुम्हें 70 लाख रुपए दे सकता हूं। यह सुनकर मेरे चेहरे पर सख्ती फैल गई और मैंने फौरन हां कर दी। आज मैं बहुत खुश था क्योंकि आज मेरे अकाउंट में 70 लाख रुपए जमा हो चुके थे। मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा था। मेरे पांव जमीन पर न टिकते थे। इतनी खुशी तो मुझे जिंदगी में कभी न मिली थी। इतनी रकम पाकर मैंने उस सोने के बुत को बेचने का इरादा तर्क कर दिया और उसे अपने बैग में डाल लिया। मैंने उस रकम में से एक बेशकीमत दफ्तर खरीदकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू कर दिया। जल्द ही मेरा काम चल पड़ा। इस दौरान में मुझे प्रोफेसर अब्दुल वहाब शाहबी और हेराल्ड साहब की तरफ से कई खतूत मिले कि मैं वापस क्यों नहीं आया, मगर मैंने उन्हें जवाब देना भी मुनासिब न समझा और एक कीमती बंगला खरीदकर उसमें मुंतकिल हो गया। एक रोज मैं हस्बे मामूल नाश्ता करके अपनी बेटी को स्कूल ड्रॉप करके दफ्तर पहुंचा तो मेरे कमरे के बाहर खड़े चपरासी ने मुझसे पूछा, आपको किससे मिलना है? मुझे उसकी बात पर गुस्सा आ गया कि सलाम करने और दरवाजा खोलने के बजाय मुझसे इस लहजे में बात कर रहा है कि जैसे मैं अपने ही दफ्तर में मेहमान हूं। मैंने चपरासी को थप्पड़ दे मारा और कहा, मेरी बिल्ली और मुझे ही में आओ, तुम अंदर आओ, मैं अभी तुम्हें नौकरी से निकालता हूं। यह कहकर मैंने गुस्से से दरवाजे पर लात मारी और अंदर दाखिल हो गया, मगर अपनी कुर्सी पर बैठे हुए शख्स को देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरा सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया, क्योंकि वह हूबहू मेरे ही जैसा था, या फिर यूं कहना चाहिए कि वो मेरा हमशक्ल था। उसे देखकर मैंने हैरत और गुस्से से पूछा, तुम कौन हो? उसने बड़ी मतानत से जवाब दिया, मेरा नाम शहजाद खान है, आपको किससे मिलना है? यह जवाब सुनकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मैंने कहा, शहजाद खान तो मेरा नाम है
और ये दफ्तर भी मेरा है। ये सुनकर उसने मेरे पसंदीदा ब्रांड का सिगरेट निकाला और उसे होठों में दबाकर सुलगाकर एक लंबा कश लगाया और कहा, शक्ल से तो आप पागल नहीं लगते, फिर भी अपनी तसल्ली कर लें। यह कहकर उसने मेरी मेज की दराज में से आईना निकालकर मेरे सामने कर दिया। अपने चेहरे पर नजर पड़ते ही मैं चौंक गया। ये मेरी शक्ल तो न थी, ये तो कोई और ही शक्ल थी। अब मैं समझा कि चपड़ासी ने मुझे क्यों न पहचाना था। मैं इस बात पर भी हैरान था कि अभी तो कुछ देर पहले मैं अपने बंगले में आईना देख कर आया था। उस वक्त तो मेरी शक्ल ठीक थी। मैं इस बात पर हैरान भी था, परेशान भी, क्योंकि उस फ्रॉडिये ने मेरा सब कुछ लूट लिया था, और वो भी ऐसे तरीके से कि कोई मेरी बात का यकीन भी नहीं करेगा। मुझे परेशान खड़ा देखकर उसने बेल दबाई। दूसरे ही लम्हे चपरासी अपना गाल सहलाता हुआ अंदर आ गया। शायद उसे अभी तक अपने गाल पर दर्द महसूस हो रहा था। चपरासी को देखते ही मेरे हमशक्ल ने कहा, अरे हर ऐरे गैरे को बगैर इजाजत अंदर ना आने दिया करो, इसे धक्के देकर बाहर निकालो, और आइंदा ख्याल रखना वरना नौकरी से निकाल दूंगा। फिर इससे पहले कि चपरासी मुझसे अपनी बेइज्जती का बदला लेता, मैं पांव पटकता हुआ दफ्तर से बाहर निकल आया। अब मेरा रुख पार्किंग की तरफ था, ताकि अपनी गाड़ी निकालकर मैं पुलिस स्टेशन जा सकूं। वहां मेरा एक दोस्त जावेद इंस्पेक्टर था। मैं उससे मिलकर मशवरा करना चाहता था, मगर मेरी गाड़ी भी पार्किंग से गधे के सर से सींगों की तरह गायब थी। मैं फौरन टैक्सी लेकर अपने दोस्त इंस्पेक्टर जावेद के पास पहुंचा और तमाम बात उसे बताई, मगर उसने भी मेरी बात पर यकीन न किया और कहा, यह कैसे हो सकता है कि तुम्हारी शक्ल बदल गई हो? यह आइडिया किसी फिल्म की स्टोरी के लिए तो ठीक है, मगर हकीकत में ऐसा नहीं होता। तुम मेरे दोस्त शहजाद खान पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। वो बहुत शरीफ आदमी है। इससे पहले कि मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा लूं, यहां से चले जाओ। ये सुनकर मैं वहां से भी मायूस लौट आया। अपने बंगले पर गया तो चौकीदार ने भी मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। मेरे इसरार पर उसने मेरी बीवी को बुलवाया तो उसने भी मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया। बार बार मेरे जहन में आता था कि शायद मैं पागल हो गया हूं और अपने आप को शहजाद खान समझ रहा हूं। फिर मैं सोचता, अगर मैं पागल होता तो मुझे तो कुछ भी याद ना होता। मैं परेशानी के आलम में सारा दिन सड़कों पर फिरता रहा और फिर थक हार कर रात को एक दुकान के आगे फट्टे पर लेट गया। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। नींद आती भी कैसे? मैं तो अंगारों पर लौट रहा था। मेरा सब कुछ लुट गया था। मैं यकदम अर्श से फर्श पर आ गया था, मगर मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। तमाम रात रो रो कर अल्लाह वहदहू ला शरीक से अपने गुनाहों की माफी मांगता रहा। सुबह उठकर पहली बार दिल से अपने रब के सामने सजदा रेज हुआ तो दिल को सुकून मिला। नमाज के बाद मैंने फैसला किया कि मैं अपने हमशक्ल को कत्ल कर दूंगा। इस तरह मुझे तो फांसी हो जाएगी, मगर मेरी जायदाद मेरी बीवी और बेटी के पास ही रहेगी। ये सोचकर मैं सुबह ही सुबह अपने बंगले पर जा पहुंचा और चौकीदार से कहा, मुझे शहजाद खान से मिलना है। चौकीदार ने मुझे सर से पांव तक घूर कर देखा। शायद वो मेरे रवैये पर हैरान था, क्योंकि कल तो उसे मैं गालियां देकर गया था कि मैं ही शहजाद खान हूं। फिर भी वो मुंह से कुछ नहीं बोला, बस मुझे ड्राइंग रूम में बिठाकर मेरे हमशक्ल को इतला देने चला गया कि कोई आपसे मिलने आया है। कुछ ही देर बाद मेरा हमशक्ल मेरा गाउन पहने ड्राइंग रूम के अंदरूनी दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। उसे अपने गाउन में देखकर मेरा खून खौल उठा। रह रहकर दिल में कई वसवसे आने लगे, मगर मैं खून के घूंट पीकर रह गया। उसने तंज आमेज नजरों से मेरी तरफ देखा और बोला, कैसे हो शहजाद खान? तो तुम इस बात का इकरार करते हो कि तुम शहजाद खान नहीं हो? मैंने चिल्लाते हुए लहजे में पूछा। ये तो तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि मैं शहजाद खान नहीं हूं, लेकिन फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरी जायदाद पर कब्जा करने वाले तुम हो कौन? मैंने तुम्हारी नहीं बल्कि अपनी दौलत पर कब्जा किया है। ये और बात है कि मुनाफे में तुम्हारी खूबसूरत बीवी भी मुझे मिल गई। उसकी इस बात पर मुझे और भी तैश आ गया। मैंने गुस्से से कांपते हुए कहा, मरने से पहले यह बता दो कि तुम्हारी लाश को कहां भेजना है। उसने बड़े इत्मीनान से मेरे सामने सोफे पर बैठते हुए जवाब दिया, जो भौंकते हैं वो काटते नहीं मिस्टर शहजाद खान। तुम मुझे क्या मारोगे? मैं ही जब चाहूं तुम्हें चिमटी की तरह मसल के रख दूं। उसकी इस बात पर मेरा पारा और भी चढ़ गया और मैंने ताव में आकर उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा, मगर मेरा हाथ झनझना उठा। मुझे यूं लगा जैसे मैंने किसी पत्थर को थप्पड़ दे मारा हो। दर्द की लहरें मेरे कंधे तक उठने लगीं। थप्पड़ लगने के बावजूद वो अपनी जगह इत्मीनान से बैठा था। उसने गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए कहा, मेरा ख्याल था कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, मगर तुम्हारी बदतमीजी ने यह साबित कर दिया है कि तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारी जान बख्शी जाए। सुनो मिस्टर शहजाद खान, मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर कुत्ते की मौत मारूंगा।
तुम मुझसे जिंदगी की भीख मांगोगे, मगर मैं तुम्हें भयानक मौत दूंगा। लेकिन तुम्हें मारने से पहले मैं तुम्हें यह जरूर बता दूंगा कि मैं कौन हूं, ताकि तुम्हारी आत्मा को सुकून मिल सके। ये कहकर उसने मुझे सोफे पर बैठने का इशारा किया और खुद सिगरेट सुलगाने लगा। मैं गुस्से में भरा हुआ अपना हाथ मसलता सोफे पर बैठ गया, ताकि उसकी असलियत का पता तो चले, तो उसे कत्ल करने की कोई तरकीब सोचूं। वैसे भी मैं अंदाजा लगा चुका था कि बगैर किसी हथियार के उसे मारना मेरे बस से बाहर है। उसने सिगरेट सुलगाकर एक लंबा कश लिया और कहने लगा, मेरा नाम नीलराश है। मैं वही सोने का बुत हूं जिसे तुम अखनातश फिरौन के हिराम से चुरा कर लाए थे। मैं ही उस हीरे का मालिक हूं जिसे तुमने बेचकर ये सब कुछ हासिल किया है, इसलिए इस तमाम दौलत और जायदाद पर मेरा हक है। उसके मुंह से ये अल्फाज सुनकर मैं हैरान परेशान हो गया। मैंने उससे पूछा, ये कैसे हो सकता है कि कोई सोने का बुत इंसान बन जाए? उसने जवाब दिया, पहले मेरी पूरी बात सुन लो, फिर कोई सवाल करना। यह कहकर उसने फिर अपनी दास्तान शुरू करते हुए कहा, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया, मेरा नाम नीलराश है। मैं अखनातश फिरौन के दरबार में जादूगर था। जिस अहराम की तुम खुदाई कर रहे थे वो अखनातश फिरौन ही की आखिरी आरामगाह है। मैं अखनातश फिरौन की बड़ी बेटी सनार से मोहब्बत करता था। वो भी मुझे दिलो जान से चाहती थी। एक रोज शहनशाह को इस बात का पता चल गया। उसने तैश में आकर मुझे कत्ल कराने का मंसूबा बनाया, मगर दूसरे जादूगरों ने उसे बता दिया कि मुझ पर कोई हथियार असर नहीं करता, इसलिए मुझे मारना मुमकिन नहीं। ये सुनकर वो चुप हो रहा, मगर दिल ही दिल में मुझे मारने की तरकीबें सोचता रहा। एक रोज शहनशाह मेरे काम से बहुत खुश हुआ और कहने लगा, मांग क्या मांगता है? मैंने उससे वचन लेकर सनार का हाथ मांग लिया। मेरी बात सुनकर वो आपे से बाहर हो गया, लेकिन भरे दरबार में मुझे वचन दे चुका था, इसलिए मजबूर था। उसने मुझे कहा कि मैं अपने वचन के मुताबिक सनार तुम्हें देता हूं। आज के बाद वो हमेशा तुम्हारी रहेगी। उसके चंद दिन बाद उसने मुझे दूसरे जादूगरों के जरिए धोखे से सोने के बुत में तब्दील करा दिया और सनार को एक बेशकीमत हीरे की शक्ल में बदलकर मेरे माथे में जड़ दिया और कहा, अब सनार तुम्हारी है। जब तक सनार तुम्हारे माथे की जीनत बनी रहेगी तब तक तुम इसी तरह बुत बने रहोगे। मुझे बुत बने कई हजार साल हो चुके। तुमने मेरा बुत चोरी करके मेरे माथे से सनार को जुदा करके मुझे नई जिंदगी दी। मेरी शक्तियां आज भी कायम हैं। मैं तुम्हारे इस इकदाम पर तुम्हारा एहसानमंद हूं, मगर तुम मेरी सनार को फरोख्त करने के मुजरिम हो, इसलिए मैंने तुम्हारी जायदाद पर कब्जा कर लिया है। तुम्हारे एहसान के बदले मैंने तुम्हारी जिंदगी बख्श दी थी, मगर तुम्हारी बदतमीजी ने तुम्हारी मौत को आवाज दी है। उसकी दास्तान सुनकर मैंने कहा, मुझे यह सब कुछ मालूम नहीं था। यह सब कुछ गलतफहमी की बुनियाद पर हुआ। क्या यह नहीं हो सकता कि तुम मुझे माफ कर दो? तुम तो इतने बड़े जादूगर हो, तुम उस जौहरी से अपनी सनार को आसानी से हासिल कर सकते हो। मेरा वो हम शक्ल जादूगर कहने लगा, यही तो मुश्किल है। मैं इतने दिनों से इसी काम में मसरूफ था, मगर कामयाब ना हो सका। उस जौहरी ने जिस सेफ में वो हीरा रखा है उसी में एक छोटा सा कुरान पाक का नुस्खा रखा हुआ है, जिसकी वजह से मेरा जादू उस सेफ पर काम नहीं करता। ये सुनकर मुझे एहसास हुआ कि कुरान पाक में कितनी ताकत है। मैंने तो कभी भूल कर भी नमाज न पढ़ी थी। मैं तो जब से दौलतमंद हुआ था ये भी भूल गया था कि मेरा मजहब क्या है, बड़े छोटों से किस तरह पेश आना है। जब मेरी बीवी कुरान पाक पढ़ती थी तो मैं उस पर तंज करता था, उसे दकियानूसी और पुराने ख्यालात की औरत जैसे इल्काब से नवाजता था। मगर आज मेरी आंखें खुल गई थी। मुझे पता चल गया था कि कुरान पाक मुकद्दस पर नीलराश का जादू भी असर है। इस ख्याल के आते ही मेरे जहन में बिजली कूद गई। मैं उठकर बेख्तियार उस कमरे की तरफ दौड़ पड़ा जहां मेरी बीवी कुरान पाक पढ़ती थी। मुकद्दस नीलराश मेरे भागते ही मेरे पीछे लपका, मगर अब उसे देर हो चुकी थी। मैंने कमरे में दाखिल होते ही कुरान पाक को उठाकर बेख्तियार चूमना शुरू कर दिया। मेरे ऐसा करते ही मुकद्दस नीलराश गायब हो गया। मेरी बीवी ने मुझे कुरान पाक चूमते देखा तो बोली, क्या बात है शहजाद, क्या मुसलमान होने का इरादा है? उसकी बात में छुपे तंज को मैं महसूस कर चुका था, मगर मेरे लिए तो यही बहुत खुशी की बात थी कि मेरी बीवी ने मुझे पहचान लिया था। मेरी शक्ल यकीनन बदल चुकी थी। फिर मैंने नीलराश को सारे घर में तलाश किया, मगर उसका कुछ पता न चल सका। उस दिन मैं खूब सोया क्योंकि रात भर का जागा हुआ था। बस यही सोना मेरी बदकिस्मती का बायस बन गया। अगले रोज मैं अपने दफ्तर पहुंचा तो पता चला कि मैंने दफ्तर फरोख्त करके रकम वसूल कर ली है। मैं समझ गया कि यह काम उसी जादूगर नीलराश का है।
बैंक पहुंचा तो खाता खाली हो चुका था। चंद दिन बाद मुझे बंगला भी खाली करना पड़ा, क्योंकि नीलाश वो भी एक सूदखोर के पास गिरवी रख गया था। आखिरी उम्मीद के तौर पर मैं उस जौहरी के पास गया ताकि उसे उस हीरे के राज से आगाह कर सकूं। जब मैंने जौहरी से बात की तो पता चला कल ही किसी आदमी ने वो हीरा 80 लाख रुपए में खरीद लिया है। ये सुनकर मुझे चक्कर आ गए। मुकद्दस नीलराज अपना काम करके जा चुका था, मगर वो मुझे ऐसा जख्म दे गया था जिसका भरना मुश्किल है। मैं फिर से अर्श से फर्श पर आ गया हूं। मुझे मेरे लालच और बेईमानी की बहुत बड़ी सजा मिली है। अब मैं किराए के मकान में रहता हूं और भीख मांग कर गुजारा करता हूं, मगर फिर भी खुश हूं कि मेरी बीवी और बच्ची मुझे वापस मिल गई। ये कहकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और मैं सोचने लगा कि दौलत और तकब्बुर इंसान को इंसानियत के मकाम से कितना नीचे गिरा देता है।